हेलो नमस्कार वनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि लास्ट लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है, क्योंकि लास्ट लेक्चर हमारा काफी लंबा हो गया था। तो उसी में मैंने आपको गॉस लॉ नहीं पढ़ाया, खिचड़ी पक जाती। हमने वहां सिर्फ और सिर्फ समझा एरिया वेक्टर को और फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, और ऐसे वैसे नहीं, बहुत अच्छे से समझा है, रुक रुक कर समझा है, संभल कर समझा है। ठीक, तो आई होप आपको वो चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप उसको रिवाइज करके ही इस लेक्चर को देखने आइएगा प्लीज, क्योंकि वहीं का जो कंसेप्ट है वो यूज कर करके मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को या पर्टिकुलर लेक्चर को आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, बिना किसी देरी के। हमेशा जो मैं बात बोलता हूं कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप कहीं भी कंपेयर करके दे सकते हैं, हमारी रिपोर्ट आपको सबसे बेहतरीन मिलेगी। आप अपना पानी की बोतल, दिमाग, नोट्स, फॉर्मूला कॉपी, जो भी कुछ है सब लेकर बैठ जाइए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन मत रखिए। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं तो मैंने डिस्ट्रैक्शन कम करने के आपको तरीके बताए हैं, 9 तरीके। जाकर उस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, डिस्ट्रैक्शन अगर कम करना है तो किस तरीके से किया जाए। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आस्क योर डाउट वाला जो आपका सेक्शन होता था, यानी कि जब भी आप किसी लेक्चर को देखते थे उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होती थी आस्क योर डाउट की। वहां पर आप जाकर क्या कर सकते थे, अपना डाउट स्क्रीनशॉट लेकर अपलोड कर देते थे। वो डाउट हमारे पास आ जाता था, हम एक हफ्ता वेट करते थे और जब तक डाउट्स इकट्ठे होते थे उसको अगले वीक में बता देते थे। एक हफ्ते का गैप देके अगले वीक में आपका डाउट क्लियर कर देते थे। लेकिन हमने आपके लिए एक और एडवांसमेंट लाया है उस पर्टिकुलर सेक्शन में, और वो ये है कि अब आपके डाउट को एक हफ्ता नहीं लगेगा। आप जैसे ही डाउट भेजेंगे 24 घंटे में वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। हमारी टीम अब और अग्रेसिवली आपके डाउट्स को सॉल्व करने में लग गई है। ध्यान दीजिएगा, ये बात अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेट ब्रेन से। प्लस व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है जिसमें मैं भी एडेड हूं, युग, अगर आप ये लेक्चर देखते हैं तो आप कोशिश करिएगा कि वहां पर उस ग्रुप की लिंक डाल दीजिए ताकि और भी बच्चे हमारी फैमिली में जुड़ पाए। ठीक है ना, चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ, जो कि मैं आपको बता दूं एक बहुत ही गहरा टॉपिक है। मतलब मजा आने लग जाएगा एक बार आपको अगर गॉस लॉ समझ में आ गया तो आपको इतना मजा आएगा कि आप इसमें डूबने लग जाएंगे। लेकिन आपको डूबना नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही गॉस लॉ पढ़ना है और आगे निकलना है। ऐसा नहीं करना है कि मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है और हो जाए। ये वो कोई गर्लफ्रेंड का प्यार नहीं है कि मजा आ रहा है तो और ज्यादा आ रहा है और प्यार करो मुझे और उसे प्यार कर रहे हैं। नहीं, जितना जरूरी है उतना ही ये टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक टफ भी है। आपको घुमाने लग जाएगा, परेशान करने लग जाएगा, आपको मजबूर करेगा कि आप खुद से क्वेश्चन करो और पूछो कि यार आपने ऐसा गॉस लॉ क्यों लगा दिया, है ना। तो हमको इतने डीप में नहीं घुसना है, ठीक है ना। प्लस ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना है ना। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने देखा है कि जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं वो बहुत सारे डाउट क्रिएट करते हैं। हमको जितना पढ़ना है गॉस लॉ वो इतना सा है ना, हमको जितने सिलेबस में है गॉस लॉ वो इतना सा है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो गॉस भाई साहब ने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को कम कर दिया है ये लॉ निकाल कर, है ना। इसका कोई प्रूफ हम नहीं करेंगे, है ना। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखा दूंगा कि आपका जो गॉस लॉ आया है वो आया कैसे है, ठीक है ना। बट ऐसा कोई प्रूफ मैं आपको देने वाला नहीं हूं। प्लस जो बातें मैं आपको बोलूंगा कि यार ये मान लो, तो प्लीज मान लेना। मैं ऐसा बोलता नहीं हूं, कोशिश करता हूं कि आपको सब कुछ समझाऊं, लेकिन हम भटक ना जाए अपनी राह से, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जितना मैं आपको बोलूंगा प्लीज उस चीज को आप सुन लीजिएगा और मान कर चलिएगा कि मैं आपको कुछ गलत नहीं बता रहा हूं। ठीक है, पक्का। हमको बिल्कुल भी फंसना नहीं है, हमको कोई ऐसे डाउट क्रिएट नहीं करने हैं कि जिसमें हम खुद ही फंसे रह जाएं और जिंदगी भर हमको डाउट परेशान करता रहे। हमको ऐसे इस लॉ को पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन हमारा एक भी ना रुके, क्वेश्चन हमारे सारे क्लियर हो जाए। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। गॉस लॉ को एक प्रणाम कर लो, बहुत बढ़िया लॉ है, बहुत ही शानदार लॉ है। एक बार प्रणाम कर लो सब लोग अपने अपने घर से, हमको कोई दिक्कत ना हो गॉस लॉ पढ़ने में, अच्छे से हमको समझ में आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। एक मॉड्यूल मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए बनाया हुआ है जहां पर हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देते हैं। साथ ही साथ हर वीडियो के साथ आपको डीपीपी प्रोवाइड करते हैं, डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन आपको देते हैं। हम आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी कराते हैं, पीवाईक्यूज भी कराते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराते हैं। हम आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशन भी लेकर आए थे, जिसका एडवांसमेंट मैंने आपको बता दिया है, आ गया है कि अब आप जैसे ही अपने डाउट अपलोड करेंगे 24 घंटे में हम आपके डाउट्स का सॉल्यूशन दे देंगे। हमारी टीम लगातार बहुत अग्रेसिवली आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए लग गई है, ठीक है ना। ओके, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की एक बात और है जो आप हमसे पूछते रहते हैं, वो भी आने वाली है। आप बिल्कुल थोड़ा पेशेंस रखिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। जब आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए तो फिर फटाफट टेस्ट देना, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई लेक्चर को। गॉसेस लॉ, बिना किसी इधर उधर की बात किए सीधे हम गॉस लॉ पर आते हैं। उससे पहले जो हमें आता है जरा उसकी बात हम कर लेते हैं। अंग्रेजी अभी छोड़ दो, इस अंग्रेजी को अभी आप छोड़ दो, और जो पता है जरा उसके बारे में बात करो। क्या पता है,
क्या पता है? हमें ये पता है हमें ये पता है, अरे यार बहुत पतला पेन चल रहा है तो, हमें ये पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, बहुत ही पतला चल रहा है यार, क्या हो गया ये, क्या हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि है ही ऐसा, है ना। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, हमारे पास फ्लक्स का एक फॉर्मूला आया था, हमारे पास फ्लक्स का एक फॉर्मूला आया था और वो था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है ना, जिसको हम लिखते थे ई ए कॉस थीटा। अब ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता था, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक। फिर हमने एक एडवांसमेंट और किया, हमने देखा कि यार ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब आपकी फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म, हाँ तभी आप लगा सकते हो, नहीं तो आप नहीं लगा सकते। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको बोला कि यार जब आपके पास कोई एक बॉडी हो जाएगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, मान लीजिए ऐसी बॉडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर आप क्या कर रहे थे, मैं ये मान रहा हूं कि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वही है, सेम है हर जगह, बट डायरेक्शन अलग अलग है ना। तो यहां हम बोल सकते हैं फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, बहुत अच्छे समझ गए। इसमें हमने क्या किया था, हम छोटा सा डी एरिया काटते थे, छोटा सा डी एरिया काटते थे, छोटा सा डी एरिया काटते थे और इसका एरिया वेक्टर देखते थे, है ना, एरिया वेक्टर देखते थे, याद करो, देखते थे कि नहीं देखते थे? हाँ सर, ये डी एरिया वेक्टर था जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर, जो सरफेस के परपेंडिकुलर निकलता था। फिर हम बोलते थे कि हम कैसे भी करके यहाँ से अगर छोटा फ्लक्स निकाल ले डी फाई, जो कि इस डी एरिया से निकल रहा है, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, छोटे 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 एरिया को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो आप कैसे निकालते थे, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। अब यहाँ पर आप देखिए थीटा कितना है, 0 डिग्री, है ना, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो आप बोलते थे ई डी ए कॉस 0। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। फिर आप बोलते थे कि अगर मुझे टोटल फाई निकालना है तो मैं क्या करूंगा, डी फाई को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे टोटल फाई मिल जाएगा, और वो क्या होता था, ई डी ए। याद आया कि नहीं याद आया? हाँ सर याद आया, बिल्कुल याद आया। पक्का? जी सर पक्का, 100%। हाँ सर 100%। तो ये नॉन यूनिफॉर्म जब आपकी फील्ड होगी तब आपके फ्लक्स का फॉर्मूला है, और जब यूनिफॉर्म होगी तो ये आपके फ्लक्स का फॉर्मूला है, ठीक है ना? हाँ सर बिल्कुल सही है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है हमको इस बात से, ठीक है। अगर आपको इतना पता है तो अब थोड़ी सी और बात इसमें हम करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई पिक्यूलियर एरिया आ जाता है, ऐसा एरिया आ जाता है जिसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना बड़ा टफ हो जाए, है ना। हम जब भी इस प्रोसेस को लगाते हैं, मैं बोलूं जब भी हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं, इस फॉर्मूले को, तो इसमें हमको आगे जाके, जब हम आगे जाके और एडवांसमेंट करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो हमको मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ जाने लगती है ना, मैथमेटिकल प्रॉब्लम आती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग एरिया, इन कैलकुलेटिंग एरिया, है ना। अगर एरिया को कैलकुलेट करने में क्या प्रॉब्लम आती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मतलब हायर मैथमेटिक्स लगने लग जाती है। क्या लग जाती है? हायर मैथमेटिक्स लगने लग जाती है, हायर मैथमेटिक्स लगने लग जाती है ना। हायर मैथमेटिक्स में हमको फंसना नहीं है, हमारी तो नॉर्मल मैथमेटिक्स ही ठीक नहीं है, तो हम हायर मैथमेटिक्स पे तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, है ना। तो यही बात गॉस भाई साहब ने भी बोली, उन्होंने बोला कि आप ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो फ्लक्स, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका एक अच्छा सोल्यूशन है। तो पूछा गया क्या सोल्यूशन है, तो उन्होंने बोला कि मैं बस एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा, एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा, उस फॉर्मूले से आप किसी भी 3D सरफेस यानी कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर से कितना फ्लक्स आ रहा है बता सकते हो, या क्लोज्ड सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स निकल रहा है ये बता सकते हो। मैंने कहा है सच्ची, ये तो 21 दिन में पैसा डबल जैसी चीज हो गई है। तो गॉस भाई साहब ने बोला चीख चीख के स्कीम बता दे सबको, है ना। अब जो गॉस भाई साहब हमको बोलेंगे, क्योंकि उनने ये सब किया है, मैंने नहीं किया, गॉस भाई साहब ने अपना लॉ बनाया, अपना लॉ बनाकर मेरे को बता दिया कि भाई ऐसा 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 लॉ बना हुआ है, मैंने पूरी मेहनत की हुई है, अभी तक किसी ने इस लॉ को गलत नहीं बोला, क्या तुम बोल पाओगे गलत मेरे लॉ को? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं कौन होता हूं आपके लॉ को गलत बोलने वाला, आप मुझे बता दो क्या क्या करना है। गॉस भाई साहब ने मुझे समझाया कि देखो ऐसा करना पड़ेगा, ये 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 इतना सारा समझा दिया। मैंने बोला गॉस भाई साहब मुझे आप ये बताओ, एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उतना ही गॉस लॉ पढ़ लूं क्या? जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिस लेवल के, मैं उतना ही गॉस लॉ पढ़ लूं क्या?
क्योंकि मुझे इतना गॉस लॉ में इन्वॉल्व नहीं होना है। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने इस हायर मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को हमारे कम कर दिया है, मेरे को सब समझ में आ गया। बट आप मुझे बताओ, मेरा फायदा तो इसमें तभी है ना कि जब क्वेश्चन आए तो मुझे गॉस लॉ लगाते बनना चाहिए। गॉस लॉ ने बोला, गॉस भाई साहब ने बोला बिल्कुल सही, आपको रणछोड़दास छाछड़ नहीं बनना है, आपको रेंचो नहीं बनना है, समझ रहे हो, आपको उतना ही पढ़ना है जिससे आपके अब नंबर पूरे के पूरे आ जाए। क्लियर है? तो यहां पर मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पहला पॉइंट नोट, पहला पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं, ज्यादा घुसना नहीं है टॉपिक में, ज्यादा घुसना नहीं टॉपिक में, ठीक है ना। जितना जरूरी हो उतना ही समझना और ज्यादा क्वेश्चन मत करना, मेरे पे थोड़ा सा ट्रस्ट बनाए रखना और मैं जो बोलूं वो आप मानते चलना, ठीक है ना। मैंने जो समझाया अगर मैं आगे जाके उसको पलट दूं तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लेना कि सर आप तो ऐसा बोले थे पहले, है ना, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन ये मत पूछना कि यार ये आपने क्यों बोला, क्योंकि ये मुझे कौन बता कर गया है, गॉस भाई साहब बता कर गए हैं और उन्होंने भी मुझे मना कर दिया कि मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब मत करो बेटा, तुमसे बहुत बड़े बड़े लोग मुझसे सवाल जवाब कर चुके हैं और मैंने सबको पछीट दिया है सबको, और सबके डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, तभी तो जाकर ये लॉ बना है। लॉ बन गया है, लॉ बन गया मतलब वो चीज़ प्रूव हो चुकी है, अब कोई सवाल जवाब उस पर नहीं होगा। तो भाई जब उनने मुझे बोल दिया नहीं करना है तो मैंने आपको बोल दिया कि सवाल जवाब नहीं करना है, जो जो वो मुझे बता कर गए हैं वही वही मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं भाई टॉपिक स्टार्ट करने के, ठीक। आपको ये पता होना चाहिए जो कि आपको होगा, आपको ये पता होना चाहिए जो कि आपको होगा, बस अगर आपको इतना पता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो गॉस भाई साहब ने क्या बताया, आइए अंग्रेजी देखते हैं। Gauss law states that the total electric flux through a closed surface is proportional to the total electric charge enclosed within the surface. हमको बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप निकालते हो, गॉस भाई साहब बोल रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज एनक्लोज्ड के। किसके प्रोपोर्शनल है? चार्ज एनक्लोज्ड के, ठीक है, ओके। टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब यह है कि एक ही चार्ज हो जरूरी नहीं, सरफेस के अंदर एक ही चार्ज हो जरूरी नहीं, हो सकता है बहुत सारे चार्ज हो, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज बनेगा उसके कारण आपको देखना है फ्लक्स, ठीक है। नेक्स्ट, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इंपॉर्टेंट बात, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस मतलब कैसा सरफेस? 3D सरफेस। क्लोज्ड सरफेस मतलब कैसा सरफेस? 3D सरफेस। इस टाइम्स मतलब इज, यहां पर मैं अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अच्छा, क्या बोला उसने? गॉस भाई साहब ने बोला कि नेट फ्लक्स थ्रू दी क्लोज्ड सरफेस, क्या यहां पर ओपन सरफेस की बात हुई है? नहीं हुई है। तो आप ये समझ जाइए कि जो गॉस लॉ है वो किसके लिए है भाई? 3D सरफेस के लिए है, ठीक है ना, क्लोज्ड सरफेस के लिए, ठीक। तो नेट फ्लक्स थ्रू दी क्लोज सरफेस क्या होगा भाई? Q अपॉन जितना चार्ज एनक्लोज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, खत्म, ओके, ठीक है ना। जितना भी चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इधर आइए, हम मान लेते हैं कि ये क्लोज्ड सरफेस है। ये क्या है? दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस, ये मैंने बना दिया है, दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस, है ना। जब हम गॉस लॉ लगाते हैं और जिस क्लोज्ड सरफेस पर हम गॉस लॉ लगाते हैं उसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस कितने टाइप का हो सकता है, किस शेप का हो सकता है, सबके बारे में बात मैं आपसे करूंगा। बट ये समझ लो कि जब आप गॉस लॉ लगाते हो किसी भी 3D सरफेस पर, किसी भी क्लोज्ड सरफेस पर, तो हम उस सरफेस को क्या बोल देते हैं? गॉसियन का सरफेस बोल देते हैं, गॉस का सरफेस बोल देते हैं, इसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसके अंदर एक चार्ज क्या है भाई? इनक्लोज्ड है। चार्ज क्या है? इनक्लोज्ड है। क्या ये चार्ज बीच में ही होना चाहिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये चार्ज बीच में हो, चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए। ये जो क्लोज सरफेस है इसके अंदर चार्ज होना चाहिए, बस खत्म बात, अंदर कहीं भी, है ना। अच्छा सर, एक ही चार्ज होना चाहिए? नहीं, यहां पर लिखा हुआ है इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको नेट देखना पड़ेगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। चलिए, तो अगर यहां पर चार्ज एनक्लोज्ड है और आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया कितना फ्लक्स जनरेट कर रहा है ये चार्ज, तो आप बोलोगे भाई फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस कितना है? फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस
कितना है आपसे अगर ये पूछा जाएगा, तो फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस कितना आएगा, क्यू एनक्लोज्ड, जो क्यू आपका एनक्लोज है सरफेस के अंदर, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। खत्म? हाँ सर खत्म। बस सर खत्म हो गया, इतनी बात थी, बस इतनी बात थी सर। वो जो ईडीए फीडीए ये सब था वो बेटा उसमें दिक्कतें थी, मैंने आपको बताया ना, आगे जाके थोड़ी प्रॉब्लम वो क्रिएट करता, हो जाता आंसर उससे भी आता, लेकिन वो अगर मान लो आंसर लेकर आ रहा है 20 स्टेप में, तो गॉसियन का जो लॉ है, गॉस का जो लॉ है, वो हो सकता है 2 ही स्टेप में आपका आंसर लाकर दे दे। समझ रहे हो? इसलिए हम उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम से बचने के लिए, उस मेहनत से बचने के लिए, उस मजदूरी से बचने के लिए किसके पास आ गए, गॉस भाई साहब के पास आ गए, और गॉस भाई साहब ने जैसा जैसा बोला हमने वैसा वैसा किया। अच्छा सर, ये चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए क्या, कि नेगेटिव भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, दोनों टाइप के हो सकते हैं भैया, है ना। तो आप जब भी यहां पर फ्लक्स निकालेंगे, जब भी आप फ्लक्स निकालेंगे, तो जो आपको चार्ज रखना है वो विद साइन रखना है। चार्ज जो आपको रखना है वो विद साइन रखना है, ये बात आप समझते चलिएगा, ये बात आप समझते चलिएगा, ठीक है ना। जैसे वो होता है ना कि यार रामायण में बोला है कि भाई, रामायण में बोला है, सॉरी भगवत में, गीता में बोला हुआ है कि भाई क्या करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। तो आपको ये बोलेगा नहीं कि यार इसको प्रूफ करके बताओ, क्योंकि वो बहुत महान लोगों ने बोला है। अगर किसी ने बोला है भाई, भगवान कृष्ण ने अगर ये बोल दिया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसको प्रूफ करो यार, इसको आप प्रूफ करके दिखाओ तो मैं मानूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। वैसे गॉस भाई साहब हमारे लिए बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने ऐसा बोला है तो हमको मानना है, सवाल जवाब ज़्यादा नहीं करने हैं। जो दिक्कत होगी, जो प्रॉब्लम होगी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं तो हम फंस जाएंगे यार, हम इसी चीज़ में फंसते रह जाएंगे, और एक्चुअल में जो हमको क्वेश्चन तक पहुंचना है वहाँ हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, यहीं उलझते रह जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है कि अगर आपको नेट फ्लक्स थ्रू दी 3D सरफेस, थ्रू दी क्लोज सरफेस निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक फॉर्मूला आप देखोगे, एक फॉर्मूला आपको लिखा हुआ दिखेगा, यहीं पर लिख के बता देता हूं, इसको मिटाता हूं और यहां लिख कर बताता हूं। अब आप एक फॉर्मूला देखेंगे, आप एक फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला कुछ ऐसा आपको लिखा हुआ दिखेगा, फाई नेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये गोला आपको लगा हुआ दिखेगा, ई ए वेक्टर, ठीक है ना, ई डी ए वेक्टर, ई डी ए वेक्टर, ई डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये आपको बुक्स में देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि इस रिंग को देखकर घबराइएगा नहीं। ये जो रिंग लगी हुई है ना इंटीग्रेशन के साइन पे, ये रिंग और कुछ नहीं बताती, ये रिंग बताती है क्लोज्ड सरफेस, कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो कहां पर, क्लोज्ड सरफेस पे, है ना। आप निकाल रहे हो जो फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस निकाल रहे हैं। बात समझ में आ गई जी? तो घबराइएगा नहीं, आप जैसे फ्लक्स निकाल रहे थे पहले इस फॉर्मूले से, वही सेम चीज अब आप करोगे क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। किससे? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। ये हो गई भाई बात। अब आप बोलोगे कि सर आपने बता तो दिया, लेकिन ये आया कहां से? अगर हम ये ईडीए से कर रहे थे, अगर हम ये ईडीए से कर रहे थे, तो हमको कहीं ना कहीं क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिखना चाहिए था आज से पहले। नहीं आई बात समझ में? हमने सर फ्लक्स निकालना सीखा, हमने फ्लक्स निकालना सीखा, हमने इस फॉर्मूले से निकालना सीखा, लेकिन हमको कहीं भी कभी भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिखा नहीं। आप बोल रहे हो कि ये दोनों बराबर चीजें, ठीक है, हम मान लेते हैं, आपने बोला क्वेश्चन मत पूछो, हम मान लेंगे, हम आगे आपसे सवाल भी नहीं करेंगे, लेकिन आप कहीं तो बताइए, आपके दिल में नहीं आती ठेस कि यार मुझे कहीं तो दिखना चाहिए था ना, दिखता अगर ऐसा होता तो मुझे कहीं ना कहीं डेरिवेशन में या किसी ना किसी तरीके से ये दोनों आपस में इक्वल दिखते। तो मैंने कहा आप बोल तो सही रहे, अगर आपके मन में ये टीस उठी है तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलो, मुझे बोला गया कि यार आप ना एक स्फीयर ले लो, ठीक है ना, आप क्या ले लो, एक स्फीयर ले लो, और स्फीयर के अंदर मैं क्या करता हूं, एक चार्ज रख देता हूं, स्फीयर के अंदर मैं एक चार्ज रख देता हूं, ठीक है ना। आपसे पूछा गया फाइंड नेट फ्लक्स, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, थ्रू द स्फीयर। ओके, अब मेरा पहला सवाल आपसे कि जो स्फीयर है ये कैसा सरफेस होता है? दिस इज अ 3D सरफेस, दिस इज अ 3D सरफेस। अच्छा, 3D सरफेस को क्लोज सरफेस बोलते हो? हाँ सर बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है। हम इसका
इसके थ्रू नेट फ्लक्स निकालना चाहते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि गॉस लॉ जो है वो हमने कहीं ना कहीं ईडीए में देखा है, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीए में कहीं ना कहीं देखा है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, है ना। इस स्फीयर के अंदर मैंने एक चार्ज एनक्लोज कर दिया, ठीक है। चार्ज से निकलेंगी क्या, चार्ज से निकलेंगी क्या, फील्ड लाइंस। ये लो भैया, ठीक है ना, कलर चेंज कर देता हूं, फील्ड लाइंस बनाता हूं फटाफट, खटाखट सटासट, है ना। ये लो भाई, ये 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 ठीक, ये ठीक, अरे ये ठीक, ये मैंने क्या निकाल दी, फील्ड लाइंस निकाल दी। अब यहां कुछ बच्चे कुलबुला रहे होंगे और जब उनसे पूछा गया होगा कि बताओ फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर कितना है, तो उनको याद आएगा एक कंसेप्ट कि सर आपने पढ़ाया था कि जब भी किसी 3D सरफेस या क्लोज सरफेस को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस जीरो हो जाता है, नेट फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस जीरो हो जाता है। हाँ, तो यहां बच्चे फटाक से आंसर दे देंगे कि फाई नेट थ्रू दी स्फीयर जीरो होना चाहिए, है ना, बोल देंगे। और मैं बहुत अच्छे से उनको अप्रिशिएट भी करूंगा, इसलिए अप्रिशिएट करूंगा कि उन्हें कम से कम ये कंसेप्ट याद तो है जो मैंने पढ़ाया था, है ना। लेकिन अफसोस ये गलत है। क्या है ये, गलत है। क्यों गलत है सर, क्यों गलत है? अभी मैंने आपको स्टेटमेंट बोलकर दिखाया कि जब आप अपने 3D सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो नेट फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस जीरो हो जाता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो यूनिफॉर्म है, क्या वो किसी तरीके से आपको यूनिफॉर्म लग रही है, मुझे बताओ। सर यूनिफॉर्म नहीं है सर। अरे क्यों यूनिफॉर्म होगी भाई? ये आप देखिए, इसका मैग्नीट्यूड भले एक जैसा हो, हर जगह मैग्नीट्यूड भले इसका एक जैसा हो, लेकिन डायरेक्शन तो देखिए ना अलग अलग है। डायरेक्शन देखिए आप, क्या है, फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहां पर ये जो आपका स्फीयर रखा हुआ है ना, ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। किस पे रखा है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल है भाई, इसमें रखा हुआ है आपने अपने स्फीयर को। अच्छा 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 अच्छा, तो सर गॉस लॉ को कोई दिक्कत नहीं होती इससे? अरे गॉस लॉ बहुत बढ़िया चीज है, आपको देखिए समझ में आ गया ना, मजा आ जाएगा आपको गॉस लॉ में। चलो अच्छा वो सब छोड़ो, अभी तो मैं ये दिखा रहा हूं आपको कि ये जो चीज आपने बोली ना कि सर हमको ये एक्सप्रेशन कभी तो दिखता, हमको आज तक नहीं दिखा है। तो देखिए आप इसको छू कर निकले, टक से छू कर वापस आए इस एक्सप्रेशन को। देखिएगा अभी आपको समझाता हूं। मुझे ये बताओ, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको फ्लक्स निकालना हो तो उसका कोई फॉर्मूला आपको पता है क्या? हाँ सर, ये फॉर्मूला हमको पता है, ये फॉर्मूला हमको पता है। आइए तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं फटाफट। मुझे क्या करना है, छोटा सा एलिमेंटल एरिया लेना है। मैंने छोटा सा एलिमेंटल एरिया काटा, है ना। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? दिस इज द एरिया वेक्टर डी है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया सर? एंगल तो जीरो आ गया। क्यों जीरो आ गया? अरे भाई क्योंकि ये सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, फील्ड भी सरफेस से परपेंडिकुलर है, देखो, है ना। तो इनके बीच का थीटा क्या आ गया? 0 डिग्री आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ छोटा सा एरिया काटूं, यहाँ छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लूं और इसका एरिया वेक्टर देखूं, तो इसका एरिया वेक्टर भी आपको सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड दिखेगा। 3D सरफेस से आप जो एरिया वेक्टर लेते हो वो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लेते हो, ठीक है। तो थीटा कितना आ गया? यहाँ भी 0 आ गया। यहाँ भी अगर आप देखोगे एलिमेंटल एरिया लेकर, तो यहाँ भी एरिया वेक्टर आ जाएगा, ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री। यहाँ भी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 डिग्री। पूरा बनाऊँ क्या? हाँ सर पूरा बनाओ, आप आलस मत किया करो, ठीक है ना। एक तो आप समझा रहे हो, हम समझ रहे हैं इतनी टफ चीज़, और आप बोलते हो पूरा नहीं बनाओगे। ऐसे कैसे नहीं बनाओगे हैं? सपने में आएंगे, आपको सपने में आके परेशान करेंगे। हर जगह देख लो भाई, हर जगह यही हो रहा है। एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल ही रहने वाले हैं। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0 डिग्री। यहाँ भी देखो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0 डिग्री। ये आपका एरिया वेक्टर, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। एक और बचा हुआ है, इसको भी क्यों छोड़े, आओ इसको भी बना लेते हैं। दिस इज एरिया वेक्टर और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0 डिग्री। आप हर जगह देखिए कि पैरेलल है, आपका एरिया वेक्टर और फील्ड क्या है भैया? पैरेलल है। ओके, थीटा की वैल्यू क्या आ गई है? 0 डिग्री। तो अगर मुझे नेट फ्लक्स निकालना है तो मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? बिल्कुल लगाना पड़ेगा। ये रिंग क्या बताती है कि आप इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस पे कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप लिख सकते हो उसको ई डी ए कॉस थीटा, और यहाँ थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं हर जगह क्या आ रही है? 0 डिग्री आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि नेट फ्लक्स जो है उसे आप क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन
थ्रू क्लोज सरफेस ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा 1, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए ई को देखो, डी ए को देखो, क्या ये ई है जो वो ये इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ सकता है? नहीं सर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सर आपने ही बोला ना कि डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी, वो कांस्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं बोला मैंने बोला नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड एक जैसा है हर जगह। मैग्नीट्यूड क्या है? हर जगह एक जैसा है। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ये अगर मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है तो आप इस इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल लो। ओके, तो लो भाई इसको मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा इंटीग्रेशन डी ए। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। ये जो डी ए है, ये जो डी ए है, ये जो डी ए है, ये डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए दिए 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 अगर जोड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? अगर सारे डीए 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 में जोड़ दूं तो क्या बनने वाला है? सर मुझे ऐसा लगता है कि ये स्फीयर का सरफेस एरिया बनने वाला है ना? ये और कुछ नहीं है, ये और कुछ नहीं है। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये और कुछ नहीं है, मुझे स्फीयर का सरफेस एरिया देने वाला है ये इंटीग्रेशन। अरे मैंने कहा एक नंबर, यही चीज़ तो मैं आपको बता रहा था। अच्छा ठीक है सर, तो फिर तो क्या रिलेशन तो अभी भी वो नहीं आया ना जो आप बता रहे थे। अरे 2 मिनट रुको, सब्र करो, बोला ना धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से रहने का। चलो अब हम यूज करते हैं हमने जो निकाला है, ठीक है। तो नेट फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर इज इक्वल्स टू ई, और यहां पर डी ए क्या करेगा? एरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ स्फीयर बन जाएगा। और कैसा एरिया? सरफेस एरिया, ठीक है ना, सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका मतलब नेट फ्लक्स इज ई इंटू 4 पाई। अच्छा रेडियस आपको दिया है क्या? नहीं रेडियस नहीं दिया सर आपने, तो मैं आपको रेडियस दे देता हूँ। स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। चलिए भाई, तो यहां पर हम बोल सकते हैं फाई नेट इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, आ गया वो एक्सप्रेशन जो हमको चाहिए था? नहीं सर कहीं से कहीं तक नहीं आया, हमें एक्सप्रेशन चाहिए था ये, कहाँ गया? हाँ हमें एक्सप्रेशन चाहिए था क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आप तो यहाँ फंस गए हो और आप बोल रहे हो कि आ गया एक्सप्रेशन। अच्छा मैं कहा कुछ जुगाड़ लगाते हैं। मुझे ये बताओ, ये जो फील्ड है, ये फील्ड आप कहाँ निकाल रहे हो? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालने वाले हो, ये आप कहाँ निकालोगे? आपने एरिया कहाँ लिया है? आपने एरिया लिया है स्फीयर के सरफेस पे। अरे हाँ कि ना, स्फीयर के सरफेस पे। तो आपको जो फील्ड निकालनी है वो कहाँ निकालनी है? एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये जो फील्ड आप निकाल रहे हो, ये आप कहाँ निकाल रहे हो? ये फील्ड आपको कहाँ निकालनी है? एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। ये जो आपको फील्ड निकालनी है, ये कहाँ निकालनी है? एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो मुझे बता दो कि यहां पर इस चार्ज के कारण इस सरफेस पर यहां पर कितनी फील्ड होगी? है ये क्या पूछ लिया सर आपने? अरे मैंने ये बोला कि इस चार्ज के कारण r डिस्टेंस दूर, यहां बताओ, यहां पे इस चार्ज के कारण r डिस्टेंस दूर बताओ कितनी फील्ड होगी इस चार्ज के कारण, फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर यहां पर फील्ड इंटेंसिटी होगी E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। याद आया? अरे फील्ड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझसे? बिल्कुल पढ़ा है भैया, ऐसी तो निकालते हैं, यही तो फॉर्मूला है। r डिस्टेंस दूर पर जाकर अगर आपको फील्ड पता करनी है इस चार्ज की, तो आप लिखोगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हाँ कि ना। और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ये जो फील्ड निकाल रहे हो ये कहां निकालो? एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर निकालो। पक्का? हाँ सर। जिसकी वैल्यू आपने निकाल ली के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अरे कहीं भी जाओ सरफेस पे, यहां जाकर देखो कितनी दूर है, r डिस्टेंस दूर है, तो यहां पर फील्ड कितनी हो जाएगी? के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। यहां देखना है, ये देखो r डिस्टेंस दूर है, कितनी फील्ड हो जाएगी यहाँ पर? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी? हो गई ना सर। तो यहाँ रखो ना, पुट करो वैल्यू। यही चीज तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू आपने निकाली के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। देखो क्यू तो आने लग गया, लेकिन सर एप्सिलॉन नॉट तो अभी भी नहीं आया ना। और ये देखो सर 4 पाई भी है, 4 पाई भी बच रहा है। ओफ
फिर मुझे याद आया, अरे 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 के को तो हम लिख सकते हैं भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम बात कर रहे हैं हमारा मीडियम क्या है, एयर है, तो एयर है, वैक्यूम है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसको, के को। तो फटाक से लिखा मैंने, नेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4 पाई। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, कितना आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टक से छूकर वापस आ गए कि नहीं आ गए? अरे टक से छूकर आ गए वापस। मैंने आपको बोला था ना कि आप इस एक्सप्रेशन के आसपास से निकल रहे थे, आपको पता नहीं था, लेकिन ये किसको पता था, गॉस भाई साहब को पता था। तो गॉस भाई साहब ने बोला कि इतना सब करके जब आपको यहीं पहुंचना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे, तो भाई सीधा सीधा बोल दो ना कि फ्लक्स थ्रू दी क्लोज सरफेस क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है। एक चार्ज हो, दो चार्ज हो, कितने भी चार्ज हो, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है उस पर डिपेंड करेगा। आई बात समझ में? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ओके, वेरी गुड। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि गॉसियन सरफेस क्या था, तो आप बोलोगे स्फीयर था। यहां पर गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है। समझ रहे हो कि नहीं? यहां जो क्लोज सरफेस आपने लिया है, जिसमें आपने कैलकुलेशन लगाई है, वो एक टाइप का स्फीयर है, और इसी को आप क्या बोल रहे हो, गॉसियन सरफेस बोल रहे हो, क्योंकि आपने उस पर क्या लगाया है, गॉस लॉ लगाया है। तो जो बात मैं आपसे बोल रहा था कि यार ये मान लो ये चीज और ये चीज सेम है, आपको अब समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। लिख लीजिए इसको, अच्छे से लिख लीजिएगा, समझ के, इसको भी और इसको भी। अब यहां पर ना इस स्टेप में यहां पर इस स्टेप में देखो, अरे इस स्टेप में देखो, ये वाले स्टेप में है ना, कुछ थोड़ी सी चीज मैं आपसे पूछूंगा या आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ बस डिस्कशन में शामिल रहना, है ना। इसको मैं करता हूं कॉपी और करता हूं बात, इसको मैं करता हूं कॉपी और करता हूं बात, ठीक है। मैं इसको करता हूं डिलीट, मुझे इसकी जरूरत नहीं है अभी, है ना। और मैं यहां पर भी बहुत सारी चीजें कर देता हूं डिलीट, है ना। अरे अरे हाँ चलो कोई बात नहीं। इसको देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कुछ ग्लिच आ गया है, यहाँ पर कुछ मिट गया है, खैर उसकी ज़रूरत हमें है भी नहीं। मैं आपसे कुल मिलाकर ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमने जो स्फीयर कंसिडर किया था वो R रेडियस का था, है ना। कुछ ग्लिच आ गया, मैंने मिटाया था, तो आधी चीज़ें मिटी हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, कोई बात नहीं। आप इधर देखो, हमने जो स्फीयर यहाँ पर कंसिडर किया था वो R रेडियस का था, R रेडियस का स्फीयर था, ठीक है ना, ठीक है, R रेडियस का स्फीयर था, ठीक है। अब मैंने आपको ये बोला कि यार ये स्फीयर अगर 2R रेडियस का होता या R/2 रेडियस का होता तो फिर क्या होता, फिर फ्लक्स क्या होता। नहीं समझ में आया मेरा क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो स्फीयर है ये R रेडियस का था, तो हमने फ्लक्स निकाल लिया ये पूरा डेरिवेशन करके, है ना। अगर मैं बोलूं कि ये स्फीयर R रेडियस की जगह बड़ा स्फीयर हो जाता, 2R रेडियस का हो जाता, तो फिर बताओ कितना फ्लक्स निकलता इस स्फीयर से अगर मैं एक चार्ज उसके अंदर एनक्लोज कर देता तो यहां पर आप करते सेम वही चीज, सेम वही डेरिवेशन आप करते। यहां पर जब आप एरिया पुट करते तो 4 पाई R स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करते भाई, 4 पाई R स्क्वायर की जगह आप पुट करते क्या, 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ R का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, हाँ सर, समझ गए। और यहां पर R स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करते बताओ, यहां पर R स्क्वायर की जगह आप पुट कर देते ट्वाइस ऑफ R का होल स्क्वायर, समझे या नहीं समझे, हाँ। तो फिर वही चीज होती 2R स्क्वायर कट जाता, क्या हो जाता, क्या हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाता Q और ये हो जाता 4 पाई, फिर से 4 पाई कट जाता, आंसर क्या बचता Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए कि नहीं समझे, हाँ। तो हमने यहां पर नेट फ्लक्स थ्रू द बिगर स्फीयर निकाला है जिसका रेडियस 2R था, और वो भी कितना आया है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको क्या समझ में आया कि भैया स्फीयर के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा फ्लक्स, स्फीयर के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा फ्लक्स। अगर आपने स्फीयर बड़ा बना दिया, बड़ा स्फीयर ले लिया, बड़े रेडियस का स्फीयर ले लिया, तो भी उससे उतना ही फ्लक्स निकलेगा जितना छोटे वाले स्फीयर से फ्लक्स निकल रहा था। तो यहां पर हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है जो मैंने आपको नोट डाउन करके बताया है, द फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आप देखिए कि ये एक स्फीयर है ऑफ रेडियस R, ये दूसरा स्फीयर है ऑफ रेडियस मान लीजिए 2R, एक ये तीसरा स्फीयर है जिसका रेडियस आप मान लीजिए कितना है 3R। इसको मैं बोल रहा हूँ सरफेस 1, इसको मैं बोल रहा हूँ सरफेस 2 और इसको मैं बोल रहा हूँ सरफेस 3, या स्फीयर 1, स्फीयर 2, स्फीयर 3, ठीक है ना, ऐसा मान लो, ठीक। फिर वही बात होगी कि ये चार्ज एनक्लोज करके अंदर रखा हुआ है, तो देखो
अच्छा अब यहाँ चार्ज बनाया नहीं है मैंने, तो यहाँ चार्ज बना देता हूँ, दिस इज दी चार्ज। अब ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो आपको पता है कि इससे फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये मैंने बना दी फील्ड लाइंस। आपको आई होप अरे 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 आई होप आपको इन फील्ड लाइन से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ये फील्ड लाइन बना दी, 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 और ये फील्ड लाइन बना दी, ठीक। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। अब आप अगर देखोगे तो फ्लक्स थ्रू दी फर्स्ट स्फीयर, नेट फ्लक्स थ्रू दी फर्स्ट स्फीयर इज इक्वल्स टू दी नेट फ्लक्स थ्रू दी सेकेंड स्फीयर इज नथिंग बट इक्वल टू दी फ्लक्स थ्रू दी थर्ड स्फीयर। क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। मैंने अभी आपको मैथमेटिकली प्रूफ भी करके बता दिया कि रेडियस वहाँ 2r हो जाएगी, 2r का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो आप फील्ड निकालोगे सरफेस ऑफ द स्फीयर पे हो जाएगा kq/2r का स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर वहाँ से कट जाएगा, 4 कट जाएगा। तो आपका जो फ्लक्स है वो वही निकल कर आएगा q/ε0। क्या निकल कर आएगा? q/ε0। q एनक्लोज्ड बोल देता हूँ अपॉन ε0, यही आएगा। समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, एक नंबर, बेहतरीन समझे, बहुत ही अच्छे से समझे, ठीक है। तो सर आप मुझे ये बात बताइए, आप ये बताइए क्या शेप पे डिपेंड करेगा? साइज पे तो आपने बता दिया, शेप पे करेगा क्या? उसके बारे में भी हम बात करेंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। पक्का? हाँ सर पक्का। हर सरफेस से जाने वाला जो फ्लक्स है वो कितना है? q एनक्लोज्ड अपॉन ε0। अच्छा ऐसा क्यों है ये भी समझ लीजिए। अगर मैं इस पहले वाले स्फीयर को कंसिडर करूं, देखो पहले वाले स्फीयर को कंसिडर करूं, हमारा फ्लक्स होता क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो इस चार्ट से देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 और 2 8, 8 फील्ड लाइन निकल रही हैं। इस क्यू चार्ज से देखो, क्यू चार्ज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये क्यू चार्ज से कितनी फील्ड लाइन निकल रही है? 8 फील्ड लाइन निकल रही है। अच्छा अगर मैं पहले सरफेस को देखूं तो पहले सरफेस से कितनी फील्ड लाइन बाहर निकली है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही फील्ड लाइन बाहर निकली है। अच्छा दूसरे सरफेस से देखो कितनी फील्ड लाइन बाहर जा रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फील्ड लाइन। अरे भाई जितनी निकली है उतनी बाहर जाएंगी। हाँ तीसरे सरफेस से भी अगर आप देखोगे उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस हर सरफेस के लिए क्या है? बराबर है। इसलिए क्या आ रहा है? फ्लक्स सेम आ रहा है तीनों सरफेसेस के लिए। क्लियर? इससे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं। चलिए तो आप समझ गए कि भैया साइज पे तो डिपेंड नहीं करता, छोटा हो बड़ा हो साइज, आपका फ्लक्स उतना ही रहने वाला है q/ε0। बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब जो काम की बातें हैं जरा उसे हम यहां पर समराइज कर लेते हैं। मैंने ये जाना कि जो फ्लक्स पहले मैं निकालता था, जो नेट फ्लक्स में पहले निकालता था वो था E⃗.A⃗ अगर आपकी फील्ड यूनिफॉर्म हो, है ना। और अगर आपको नेट फ्लक्स चाहिए और फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो इंटीग्रेशन आप करते थे, क्या करते थे? E⃗.dA करते थे। याद आया? हाँ सर याद आया। अब हमने पढ़ा कि ये जो चीज़ें हैं ये किसके बराबर है? ये बराबर है q एनक्लोज्ड अपॉन ε0 के। ठीक, यहाँ पर हमने एक रिंग फंसा दी। रिंग हमको ये बताने लग गया कि भैया क्लोज्ड सरफेस पर इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि हम यहाँ गॉस लॉ में एंटर कर गए। यही हमारा क्या है? गॉस लॉ है। दिस इज गॉस लॉ। ठीक है ना। कब लगेगा? 3D सरफेस पे। कब लगेगा? 3D सरफेस पे। क्लोज सरफेस होना चाहिए। ओके वेरी गुड। यहाँ पर जो हमने फील्ड लाइन ली है, ये फील्ड लाइन होनी चाहिए। जो फील्ड लाइन बोल रहा हूँ, ये जो हमने फील्ड ली है, ये हम फील्ड कहाँ निकालते हैं? दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस या ऑन द सरफेस, जो भी हो। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया, देखो आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना। हमारे पास ये गॉसियन सरफेस है ना। ये स्फीयर मान लो, चलो स्फीयर ही बनाकर आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अंदर रख दिया एक चार्ज Q1, एक चार्ज मैंने रख दिया Q2। ये दोनों क्या है भाई? सरफेस में एनक्लोज्ड चार्ज है, बीच बीच में नहीं है, अंदर एनक्लोज्ड है। और एक तीसरा चार्ज मैंने बाहर रख दिया। ठीक है ना, समझना मेरी बात। इस स्फीयर से जो फ्लक्स निकलेगा, वो डिपेंड करेगा सिर्फ इस चार्ज पे, इस एनक्लोज्ड चार्ज पे, है ना। इस पे डिपेंड नहीं करेगा। बट आप जो फील्ड रखोगे इस फॉर्मूले में, वो फील्ड होनी चाहिए
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर तीनों चार्ज के कारण। अरे नहीं समझ में आई बात? नहीं आई सर समझ में। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि ये एक फॉर्मूला है, ठीक है ना? इसमें ये जो चार्ज एनक्लोज होता है ये क्या होता है? ये नेट चार्ज होता है जो सरफेस के अंदर हो, क्लोज सरफेस के अंदर हो, बाहर से मतलब नहीं है, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज जितना भी एनक्लोज होगा वो आप यहां पर पुट करोगे, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लेते हो, जो अभी आपने ली, यहां पर जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ली, ये कहां गया? ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ली KQ/R², ये कहां पर लिया आपने? एट दी सरफेस पर लिए, एट दी सरफेस ऑफ दी स्फीयर लिए। क्लियर? अच्छा, उसी पर मैंने एक एडवांसमेंट और किया और मैंने बोला कि भाई एट दी सरफेस ऑफ दी स्फीयर तो है, बट ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं ये चीज आपको समझा रहा हूं कि ये कैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो, अगर ये यहां हमारे पास एक स्फीयर है, एक क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है, इसके अंदर मैंने चार्ज एनक्लोज कर दिए, ठीक, एक चार्ज मैंने बाहर रख दिया, है ना। यहां पर आप मुझे बताओ कि जो फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर होगा, नेट फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर जो होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द चार्ज एनक्लोज्ड, will depend only on the charge, only on the net charge enclosed, enclosed inside the surface, ठीक है। जो यहां पे क्या है? Q1 एंड Q2 है, समझे कि नहीं समझे? A1 A2 लग रहा है, Q1 Q2 कर देता हूँ जरा। जो यहाँ पे क्या है? Q1 एंड Q2 है ना। इसके बाहर इस पर जो फ्लक्स आ रहा है वो इस Q3 कारण के Q3 चार्ज के कारण नहीं आएगा, Q1 और Q2 चार्ज के कारण आएगा, ठीक। ये बात क्लियर हो गई है? हाँ। बट जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो, कौन सा? जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो, नेट फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एट द क्लोज सरफेस E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, उसमें जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखते हो, ये इस पर जो आप ये फील्ड लिख रहे हो, फील्ड तो देखो ना बेटा, ये चार्ज भी प्रोड्यूस करेगा, फील्ड तो ये चार्ज भी प्रोड्यूस करेगा, फील्ड तो ये चार्ज भी प्रोड्यूस करेगा, फील्ड तो ये चार्ज भी प्रोड्यूस करेगा, है ना। हमको क्या करना है? इन तीनों चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण जो सरफेस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसे इंक्लूड करना है उस फॉर्मूले में, है ना। हमको क्या करना है? नेट फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, चार्ज 2 एंड चार्ज 3 एट दी सरफेस। अब वो सरफेस गॉसियन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा स्फीयर ही हो, वो क्या हो सकता है? कोई भी गॉसियन सरफेस हो सकता है। तो नेट फील्ड ड्यू टू Q1, Q2 एंड Q3 एट दी सरफेस। कौन सा सरफेस? गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस? गॉसियन सरफेस। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो यहां पर मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है जो लोग मिस कर जाते हैं, एक तो ये और दूसरा ये। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो फिर आपको ये कभी क्वेश्चन से मैं समझाऊंगा। यहां पर आपको एक टर्म क्लियर होना चाहिए कि क्यू एनक्लोज लिखा है तो क्यों लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है तो क्यों लिखी है, अगर लिखी है तो वो है क्या, ठीक है ना। चार्ज सिर्फ और सिर्फ एनक्लोज्ड कंसिडर किया जाएगा और फील्ड नेट कंसिडर की जाएगी सारे चार्जेस के कारण जो कि सरफेस पर हो, जो कि क्या हो? सरफेस पर हो। क्लियर? हाँ सर, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द गॉसियन सरफेस। ओके, ये हमारा क्या था? गॉसियन सरफेस था। क्या है? गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। दिस इज दी, यहां पर हम इस सरफेस पर निकालेंगे इसके और इसके कारण नेट फील्ड। क्लियर है? हाँ सर, चलो बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट इज द फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द सरफेस। शेप ऑफ द सरफेस से कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने आपको फ्लक्स पढ़ाया था तो मैंने यहां पर एक अजीब सा क्लोज सरफेस बनाया हुआ है, ये देखो, बनाया हुआ है कि नहीं? बिल्कुल बनाया हुआ है। इसके थ्रू भी आप देखोगे अगर फ्लक्स कितना निकल रहा है नेट, तो वो निकल रहा है Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई भी शेप हो, शेप पे डिपेंड करेगा ही नहीं, पक्की बात है, शेप पे डिपेंड करेगा ही नहीं। अगर यहां पर चार्ज Q एनक्लोज्ड है तो आप बोलोगे कि फ्लक्स थ्रू दी सिलेंडर, नेट फ्लक्स थ्रू दी सिलेंडर कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए Q/एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां पर Q चार्ज एनक्लोज्ड है तो आप बोलोगे
फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू द कोन कितना आना चाहिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां पर एक चार्ज एनक्लोज्ड है क्यूब में तो आप बोलोगे नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, अरे समझे या नहीं समझे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, कोई इस पे डिस्कशन नहीं होने वाला है। ठीक, पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है, क्लियर? हाँ सर। चाहे सिलेंडर हो आपका शेप, चाहे आपका शेप कोन हो, चाहे आपका शेप क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे कोई भी रैंडम शेप हो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। उसके अंदर अगर आप चार्ज प्लेस करते हो तो जो आपका नेट फ्लक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होने वाला है। बात समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गई। यहां तक हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं, आई होप आपको कोई भी दिक्कत इसमें अभी तक नहीं आई होगी, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक, जैसे जैसे हम एडवांसमेंट करेंगे हमको फील्ड निकालनी पड़ेगी अलग अलग सर्फेसेस की, ठीक है ना। तो आपको उसको समझने से पहले ये अपने दिमाग में बैठा लेना है कि कैसे हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि गॉसियन सरफेस कितने टाइप के होते हैं और आपको कब किस कंडीशन में कैसा गॉसियन सरफेस लेना है। हमेशा स्फेरिकल नहीं होगा आपका गॉसियन सरफेस, ये बात मानो। गॉसियन सरफेस कैसा भी हो सकता है, बट उसे क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ये आप समझ गए? हाँ सर समझ गए। इसके आगे ये चीज समझ गए, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपल सा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया है तो मैं पूछ लेता हूँ, मुझे बताओ कि यहाँ से फ्लक्स कितना निकलेगा, नेट फ्लक्स थ्रू दी दिस क्लोज सरफेस, दिस गॉसियन सरफेस कितना होगा। आप बोल सकते हो नेट फ्लक्स थ्रू दी सरफेस कैसे निकालोगे आप, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है ना। इसमें आप देखो Q3 इन्वॉल्व नहीं है, इसमें आप देखोगे तो Q3 इन्वॉल्व नहीं है, बट अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो फ्लक्स निकालने के लिए तो आपको जो फील्ड लेनी है वो ड्यू टू तीनों चार्जेस लेनी है ना। तीनों चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, अगर आप इस पॉइंट को देखोगे, इस पॉइंट को देखोगे, तो जो नेट फील्ड आप कैलकुलेट करोगे वो नेट फील्ड आनी चाहिए किसके थ्रू, तीनों चार्जेस के थ्रू, इसके थ्रू भी, इसके थ्रू भी और इसके थ्रू भी। क्लियर है? समझ में आ गया है? हाँ सर समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब और काम की बातें करते हैं। इनकमिंग एंड आउटगोइंग, इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्लक्स, इसके बारे में थोड़ी सी बात शायद मैंने आपसे की थी, आपको याद होगा तो वेल एंड गुड, नहीं याद होगा तो फिर से एक बार देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है, एक क्लोज सरफेस ये है, एक क्लोज सरफेस ये, ठीक है ना, एक क्लोज सरफेस ये है, एक क्लोज सरफेस ये, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है माइनस Q। इतना तो हमने अब पढ़ लिया है कि हम जानते हैं कि प्लस Q चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कुछ ऐसी निकलने वाली है ना। ओके, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस आएंगी वो अंदर की तरफ आएंगी, रेडियली इनवर्ड। ये मत पूछना कि सर ये कैसे आप कर रहे हो, सब पढ़ा चुका हूं मैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। हाँ सर, चलो वेरी गुड। तो आप देखिए कि अगर ये क्लोज सरफेस है, ये चार्ज रखा हुआ है, तो यहां पर आप फ्लक्स जो बताओगे वो कैसे बताओगे, फ्लक्स आप बताओगे यहां पर फाई नेट इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर जो आपको Q रखना है वो विद साइन रखना है प्लस, है ना। तो ये आपको क्या बताएगा, इनकमिंग फ्लक्स। क्या बताएगा आपको, इनकमिंग फ्लक्स। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि इनकमिंग फ्लक्स को आप पॉजिटिव लेते हो। हमने एक हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन किया था अभी लास्ट लेक्चर में, याद करो। लास्ट लेक्चर में हमने एक हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये इनकमिंग फ्लक्स है, नेगेटिव है, और ये आउटगोइंग फ्लक्स है। सॉरी इनकमिंग लिख दिया क्या मैंने, दिस इज आउटगोइंग फ्लक्स, आई एम सॉरी, दिस इज आउटगोइंग फ्लक्स, दिस इज आउटगोइंग फ्लक्स। तो मैं आपसे बोल रहा था कि वो जो हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन हमने किया था उसमें मैंने आपको इनकमिंग बताया था नेगेटिव लेना है, आउटगोइंग बताया था पॉजिटिव लेना है। लेना क्या है, वहां पर आप देख रहे थे कि जो फील्ड लाइंस थी उसके डायरेक्शन के अपोजिट एरिया वेक्टर आ रहा था, तो जो थीटा था वो 180 डिग्री हो जा रहा था, इसलिए वो नेगेटिव हो जा रहा था, जो आपका फ्लक्स था वो नेगेटिव हो जा रहा था, ठीक है। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो यही चीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए अगर मैं यहां पर एलिमेंटल एरिया कंसिडर करता हूं तो इस एलिमेंटल एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर आप थीटा देखोगे तो कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर सारी की सारी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं, रेडियली इनवर्ड है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स जो होगा वो आप साइन के साथ निकालोगे माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको आप बोलोगे क्या, इनकमिंग फ्लक्स। क्या बोलोगे आप इसको, इनकमिंग फ्लक्स। इसलिए इनकमिंग फ्लक्स क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर भी आप एरिया वेक्टर वाला खेल खेल सकते हो कि आप छोटा सा एरिया कंसिडर करो, ये छोटा सा एरिया कंसिडर करो, है ना। बाहर की तरफ आएगा इसका एरिया वेक्टर, डीए वेक्टर,
देखोगे आप तो दिस इज दी फील्ड लाइन, ये बाहर की तरफ है। यहाँ आप देखोगे तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है। अगर आप थीटा की बात करोगे तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ 180 डिग्री। तो जब आप फ्लक्स निकालने जाते हो तो ई डी ए कॉस थीटा लगाओगे, थीटा की जगह 180 डिग्री पुट करोगे तो कॉस 180 -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वैसे भी जो फ्लक्स मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। सो दिस इज पॉजिटिव फ्लक्स यानी कि इनकम आउटगोइंग फ्लक्स, दिस इज नेगेटिव फ्लक्स यानी कि इनकमिंग फ्लक्स। क्लियर है? तो आज से अगर हमको हमारा फ्लक्स नेगेटिव दिखेगा तो हम उसको बोल देंगे कि ये फ्लक्स कैसा होगा, इनकमिंग होगा। और हमें अगर हमारा फ्लक्स पॉजिटिव मिलेगा तो हम बोलेंगे कि ऐसा फ्लक्स है ये आउटगोइंग फ्लक्स है। क्या है ये? आउटगोइंग फ्लक्स है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और बातें। मान लीजिए कि ये एक सरफेस है ना, ये एक क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है और बाहर एक चार्ज रखा हुआ है, बाहर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। आपको पता है कि इस चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेंगी नहीं? हाँ सर, इस चार्ज से फील्ड लाइंस निकलने वाली है। मैं सिर्फ अभी वही फील्ड लाइंस बना रहा हूँ जो इस सरफेस से होकर जा रही है, ठीक है ना। मैं अभी सिर्फ वही फील्ड लाइंस बना रहा हूँ जो इस सरफेस से होकर जा रही है, यहाँ नहीं बना रहा अभी, ठीक है ना, क्योंकि हमको यही समझना है। ठीक, मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ फ्लक्स थ्रू दी सरफेस कितना है, फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर कितना है, फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर कितना है, नेट फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर कितना है, तो आप आओ देखोगे ना। ताओ आपने बोला कि भाई हमें आपने पढ़ाया सर गॉस लॉ के थ्रू कि अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज होना चाहिए। यहां तो कोई चार्ज अंदर एनक्लोज है ही नहीं, तो मेरे हिसाब से फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यहां पर आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए? तो आपने पूछा क्या डिस्कशन सर? आप ये देखिए, इस क्लोज सरफेस के अंदर फ्लक्स भले ना हो लेकिन फील्ड है। इस क्लोज सरफेस के अंदर अगर आप पूछो तो फ्लक्स भले ना हो, इसके थ्रू फ्लक्स भले ना जा रहा हो, लेकिन फील्ड लाइन से आप देखो फील्ड है अंदर। ओ अंदर मतलब फील्ड होने के बावजूद भी यहां फ्लक्स 0 आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर आप छोटे छोटे एलिमेंटल एरिया कंसिडर करो, देखो यहां से कितनी फील्ड लाइंस अंदर गई हैं मुझे बताओ, 1 2 3 4 5 अंदर गई, बाहर कितनी निकली, 1 2 3 4 5 बाहर निकली। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो हम यहां बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स इनकमिंग है वही फ्लक्स तो आउटगोइंग है। अरे हाँ कि ना, वही फ्लक्स तो क्या है, आउटगोइंग है। तो अगर मुझे कोई नेट फ्लक्स निकालने को बोले तो मैं करूंगा भाई फ्लक्स इनकमिंग प्लस फ्लक्स आउटगोइंग, है ना। और ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस अंदर घुस रही हैं, जितनी फील्ड लाइन इस एरिया से अंदर घुसी है उतनी ही फील्ड लाइंस इस एरिया से बाहर चली गई। नहीं, जितनी फील्ड लाइंस अंदर घुसी है उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर चली गई। आई मेरी बात समझ में? तो हम यहाँ बोल देंगे कि ये जितना होगा वो ये भी उतना ही होगा, बट ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या कर देंगे, वैल्यू आपको 0 दे देंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ भाई, तो फील्ड लाइंस होने के बावजूद भी फ्लक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। या मैं बोलूं फील्ड प्रेजेंट होने के बावजूद भी फ्लक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितना इनकमिंग है फ्लक्स, या मैं बोलूं जितनी इनकमिंग फील्ड लाइन से यहां से उतनी ही आउटगोइंग है, जितना इनकमिंग फ्लक्स यहां से है उतना ही आउटगोइंग यहां से भी है। आइए इसको थोड़ा और एडवांस रूप में देखते हैं। अब ये चार्ज मैंने उठाकर क्या कर दिया, इसके अंदर, इस स्फीयर के अंदर कर दिया, इस स्फीयर के चार्ज अंदर कर दिया और इससे टच कराकर एक स्फीयर और मैंने आपको दे दिया। सो दिस इज सरफेस 1 एंड दिस इज सरफेस 2, दोनों ही क्लोज सरफेस है। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ सरफेस थ्रू से नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 कितना है, ऐसे लिख देता हूं, नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 कितना है, नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 कितना होगा, आप मुझे बताओ। तो आपने बोला सर सरफेस 1 के अंदर तो चार्ज एनक्लोज्ड है, क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है, तो आप बोलोगे यहां पर जो फ्लक्स है थ्रू दी सरफेस 1 वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सरफेस 2 के बारे में क्या ख्याल है, नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 बताओ कितना होगा, नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 बताओ कितना होगा, बताओ कितना होगा। आपने बोला सर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। सेम वही केस देखो, सेम वही केस। अगर मैं बोलूं इस चार्ज के थ्रू जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जो फील्ड निकल रही है वो ये है, देखो, हाँ सर, है ना, हाँ। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फील्ड, नेट फील्ड इनसाइड सरफेस 2 इज 0, सरफेस 2 इज 0, क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल सकता, इसको मैं काट दे रहा हूं भाई। नेट फील्ड इनसाइड सरफेस 2 इज 0 है ना बाबा, फील्ड तो प्रेजेंट है, फील्ड तो प्रेजेंट है,
बट फिर भी फ्लक्स क्या है, जीरो है। क्यों फ्लक्स जीरो है, क्योंकि जितना फ्लक्स इनकमिंग है उतना ही फ्लक्स आउटगोइंग है। इसमें भी सेम वही बात हो जाएगी, जितना फ्लक्स इनकमिंग है उतना ही फ्लक्स क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। इसलिए क्या हो गया, यहां पर फ्लक्स जीरो हो गया सरफेस 2 से। सरफेस 1 से फ्लक्स है भैया, क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड है। अच्छा, इससे फील्ड लाइंस इधर निकलेंगी क्या, हाँ बिल्कुल निकलेंगी, बिल्कुल निकलेगी, ऊपर भी निकलेगी नीचे भी निकलेगी। सिर्फ इसमें दिखाने के लिए मैंने आपको फील्ड लाइंस यहां बनाकर दी है। क्लियर, समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया है, परफेक्ट। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितना हमने लेक्चर में अभी तक पढ़ लिया है उसको मैंने यहाँ थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको दिखाने की कोशिश की है। आओ जरा देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्लक्स इनकमिंग इज टेकन एज नेगेटिव एंड फ्लक्स आउटगोइंग इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक, बता चुका हूं मैं आपको। नेक्स्ट, इफ नो नेट फ्लक्स पास थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड मे नॉट बी जीरो। बता दिया मैंने आपको, अगर इस सरफेस से फ्लक्स जीरो है, सरफेस 2 से फ्लक्स जीरो है, तो जरूरी नहीं कि फील्ड भी जीरो हो। यहां पर फील्ड क्या है, प्रेजेंट है। फील्ड क्या है, देखो अंदर, यहां देखो फील्ड क्या है, प्रेजेंट है। वही चीज यहां लिखी हुई है, इफ नो नेट फ्लक्स पास थ्रू एनी क्लोज सरफेस। अगर कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है किसी सरफेस से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां फील्ड लाइंस नहीं है, वहां फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड मे नॉट बी जीरो बट द फ्लक्स ऑफ ई मस्ट बी जीरो। उस फील्ड का जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना इनकमिंग होगा उतना ही आउटगोइंग हो जाएगा। देखो, एंड दैट द नेट चार्ज एनक्लोज मस्ट बी जीरो। अच्छा, अगर फ्लक्स जीरो है तो पक्की बात है कि जो नेट इनक्लोज चार्ज है वो भी क्या है, जीरो। अगर यहां पर फ्लक्स जीरो आया है मतलब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, तो देखो चार्ज नहीं है। क्लियर, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी 2 पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए, हाँ हो गए। चलो थर्ड पॉइंट, नो नेट फ्लक्स इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। ये देखो, आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, दिस इज योर गॉसियन सरफेस। बाबा, जो हम क्लोज सरफेस लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। ये भी गॉसियन सरफेस है, ये भी गॉसियन सरफेस है। ठीक, तो अगर गॉसियन सरफेस के बाहर चार्ज रखा हुआ है, यही पॉइंट लिखा है, नो नेट फ्लक्स इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड द गॉसियन सरफेस because the number of field lines coming into is equal to the number of field lines going out of the surface। ये देखो, जो बात यहां बताई है वही अंग्रेजी में यहां पर लिखी हुई है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग फ्लक्स। ये लो, जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सरफेस है आपके पास, कोई गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सरफेस में अगर एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, है ना, और आपसे पूछता है कि फ्लक्स थ्रू दी सरफेस बताओ कितना होगा, नेट फ्लक्स थ्रू दी सरफेस बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ओके, वेरी गुड। इन गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेट फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। जो बात मैंने आपको पहले बताई थी। अब मान लीजिए कि एक चार्ज Q4 यहां पर प्रेजेंट है ना, तो आप जब फ्लक्स निकालोगे उसमें ये Q4 इंक्लूड नहीं होगा, बट जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे फ्लक्स निकालने के लिए, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, तो यहां पर जो फील्ड है इस फील्ड में इसका इफेक्ट भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। सरफेस पे जब आप फील्ड निकालोगे, सरफेस पे जब आप फील्ड निकालोगे तो इस पर इसका भी इफेक्ट होगा, इसका भी इफेक्ट होगा, इसका भी इफेक्ट होगा और इसका भी इफेक्ट होगा। आई मेरी बात समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप सरफेस पे निकालोगे वो आप कैसे निकालोगे, पहले चार्ज के कारण, क्या हो जाता है, बोर्ड पागल हो जाता है, पहले चार्ज के कारण प्लस दूसरे चार्ज के कारण प्लस तीसरे चार्ज के कारण प्लस चौथे चार्ज के कारण, सबके कारण जो नेट फील्ड आएगी सरफेस पे वो आपको निकालनी है और कहां लगानी है, इस फॉर्मूले में डालनी है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, इन गॉसियन सरफेस द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, समझ रहे हो। अगर आप जो गॉसियन सरफेस लेते हो, जैसे अभी तक आप देखोगे हमने जो भी गॉसियन सरफेस लिया वो चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक है। देखो, चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक, अगर चार्ज रखा हुआ है तो गॉसियन सरफेस आपने कैसा लिया है, चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक लिया हुआ है। अगर आप ऐसा करते हो तो अच्छी बात है ना, आसानी होगी आपको फ्लक्स फाइंड आउट करने में। और अगर ऐसा नहीं होता कि आपका गॉसियन सरफेस क्या है, अगर सिमेट्रिक नहीं है चार्ज के अराउंड, तो फिर आपको दिक्कत होगी निकालने में, क्या, फ्लक्स निकालने में थोड़ी एडवांस मैथमेटिक्स लगेगी। आ तब भी जाएगा बट मैथमेटिक्स थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी, हमको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर।
चौथी बात, द फील्ड लाइंस मस्ट बी सिमेट्रिक एंड कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द गॉसियन सरफेस। अच्छा, ऐसा आपने देखा क्या? हाँ, कहाँ देखा? ये देखो, वो बोल रहा है फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए? सिमेट्रिक होनी चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द गॉसियन सरफेस। ये देखो, ये देखो कहाँ गया, ये हमने गॉसियन सरफेस लिया था, ये हमारा कौन सा सरफेस था? ये हमारा गॉसियन सरफेस था। जो क्लोज सरफेस होता है ना भाई हमारा, उसी को हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, है ना। तो आप देखो, आपने जो गॉसियन सरफेस लिया था इस चार्ज के अराउंड, वो सिमेट्रिक था चार्ज के अराउंड? बिल्कुल था। आप देखो हर जगह फील्ड लाइन जो थी, हर जगह फील्ड जो थी उसकी वैल्यू कांस्टेंट थी, डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन आप देखो फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? हर जगह कांस्टेंट है, हाँ कि ना? यही चीज लिखी हुई है यहाँ पर, देखो फिर से अंग्रेजी एक बार पढ़ो, लिखा है क्या? द फील्ड लाइंस मस्ट बी सिमेट्रिक एंड कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द गॉसियन सरफेस। देखा आपने, सिमेट्रिक भी थी और कांस्टेंट भी थी हर पॉइंट पर गॉसियन सरफेस के, दिखाया मैंने अभी आपको। आगे मैंने लिखा है व्हाट इफ इट्स नॉट, देन अगर नहीं है तो फिर क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म हो गई तो फिर क्या करोगे? खैर नॉन यूनिफॉर्म तो वो थी, लेकिन कांस्टेंट नहीं हुई तो फिर क्या करोगे? कांस्टेंट नहीं हुई तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, मैच बढ़ जाएगी, मैच बढ़ जाएगी। जो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, उसमें जो आप ये फॉर्मूला लगाते हो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसमें आप क्या कर जाओगे? फंस जाओगे, क्योंकि ये क्या कर जाएगी? मैग्नीट्यूड इसका वेरी करने लग जाएगा, मैग्नीट्यूड, वेरिंग मैग्नीट्यूड। अगर वेरिंग मैग्नीट्यूड हो गया और ये कांस्टेंट नहीं हुई, अगर ये कांस्टेंट नहीं हुई तो यहाँ पर हायर मैथमेटिक्स लग जाएगी और फिर आप हो जाओगे परेशान, क्योंकि इतने लेवल की हायर मैथमेटिक्स हमको ज़रूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है। ठीक, पक्का? मतलब आपको ये बात गारंटी हो गई कि आपको जो फील्ड लाइंस दी जाएंगी वो हमेशा क्या होगी? गॉसियन सरफेस के अराउंड क्या होंगी? कांस्टेंट होने वाली है और सिमेट्रिक भी होने वाली है। क्लियर? पक्का? उसका मैग्नीट्यूड वेरी नहीं करेगा। चलिए, ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस। ये पॉइंट भी देखो आप कर चुके हो, अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, हमने क्या किया था? गॉसियन सरफेस लिया था, कैसा? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया था। ये हमारा गॉसियन सरफेस था, हमने एक चार्ज रखा था ना, पॉजिटिव चार्ज था, इससे हमने फील्ड लाइन निकाली। देखो ये फील्ड लाइंस बाहर गई, ये 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 बाहर गई, ठीक है ना। ये क्या है? फील्ड लाइंस है ना। ये क्या है? सिमेट्रिक भी है गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर और कांस्टेंट भी है गॉसियन सरफेस पे हर जगह, अगर आप देखोगे तो। ठीक, यहां बोल रहा है एंगल बिटवीन दी फील्ड एंड द एरिया वेक्टर मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस। तो अगर मैं यहां पर कोई एरिया वेक्टर लेता हूं, छोटा सा एलिमेंट काटता हूं, इधर काट लो, कोई भी रैंडम दो जगह इधर काट लेता हूं, ठीक है ना। यहां देखो आप, एरिया वेक्टर आपने देखा था, ये आया था, हाँ, थीटा कितना आया था? 0 डिग्री। यहां पर आप देखो एरिया वेक्टर ये है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, थीटा कितना आया? 0 डिग्री। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी सेम, यहां भी 0, यहां भी 0, और कहीं भी आप ले लो तो एरिया वेक्टर क्या आ रहा है? वही आ रहा है, थीटा कितना आ रहा है? 0 डिग्री। हर जगह देखो गॉसियन सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो, एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा होगा, ऐसा होगा, नहीं हुआ तो दिक्कत है, फिर आपकी मैथमेटिक्स बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। अच्छा, आप जनरली जितना भी काम हम करेंगे, जितने भी हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं या वेरिएशन देखने वाले हैं, आपको 2 ही एंगल दिखेंगे, या तो आपको 0 डिग्री दिखेगा या फिर आपको थीटा दिखेगा 90 डिग्री। ये 2 टाइप के ही एंगल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जब सिलेंडर गॉसियन सरफेस देखोगे ना, तो वहाँ पर आपको थीटा 90 डिग्री दिख जाएगा, लेकिन आपको 2 ही टाइप के यहाँ पर थीटा दिखने वाले, एक तो 0 दिखने वाला, एक 90 दिखने वाला ज़्यादातर। चलो नेक्स्ट, गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपका पॉइंट चार्ज ऐसे रखा हुआ है, ये आपका पॉइंट चार्ज है ना, तो आप गॉसियन सरफेस ऐसा नहीं बना सकते, आप ऐसा गॉसियन सरफेस नहीं बना सकते, आपको चार्ज के अराउंड सिमेट्रिक रखना जरूरी है। रखोगे तो आसानी हो जाएगी, मैं ये बोल रहा हूँ। ऐसा मत करिएगा, आपका गॉसियन सरफेस कभी भी चार्ज को क्रॉस नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज योर गॉसियन सरफेस, इज्जत करना है भाई चार्ज की और गॉसियन सरफेस की भी। तो गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज। अब इन पॉइंट्स के अलावा ना बहुत सारी चीज़ें हैं कि गॉसियन सरफेस क्या होता है, कैसे बनता है। गॉसियन सरफेस तो बता चुका हूँ मैं, हर वो क्लोज सरफेस जो हम लेंगे वो एक गॉसियन सरफेस होता है। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में बाद में आपसे करूँगा, कैसे आप गॉसियन सरफेस बनाते हो, किस टाइप का गॉसियन सरफेस आपको कब बनाना है, ये सब बात करूँगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसलिए अभी इस लेक्चर में मैंने आपको कोई क्वेश्चन ऐसा एज सच कराया नहीं है। क्वेश्चन हम तब करेंगे जब हम पूरे गॉस लॉ की बात कर लेंगे, गॉस लॉ के एप्लीकेशन को जब हम स्टार्ट करेंगे, है ना, तब हम क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अभी आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर
गॉस लॉ, गॉसियन सरफेस कैसे बनाना है, इन चारों चीज़ों को जब अच्छे से समझ लोगे तो मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा। ये लाइन बाय लाइन लेक्चर्स आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है ना, देखते चलो, क्वेश्चंस की चिंता मत करो, मैं आपको लेक्चर में करा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी लेक्चर को करते हैं यहाँ पर खत्म। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, आपको गूगल पर जाना है, टाइप करना है magnetbrains.com, आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर पहुंच के आप उतना ही खुश होंगे जितना कि ये प्यारा बच्चा खुश हो रहा है। जो भी कंटेंट हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराते हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आपको देखना है तो आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आप नीट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप नीट पर क्लिक करेंगे तो जितना कंटेंट आपको यूट्यूब में नीट के अंदर बताया गया है सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप फिजिक्स में वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो जितना भी मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं सब एक के बाद एक लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पर अरेंज मिलेंगे। आप किसी भी लेक्चर पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हुआ मिल जाऊंगा, है ना। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है, बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।